मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज 2026-27 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया गया है। बजट में इस बार बहुत गंभीर चुनौतियां हैं देश के सामने, और ये अपेक्षा की गई थी कि जब जो बजट आएगा उस बजट में कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे, कुछ ऐसी दिशा दी जाएगी जिससे देश को उन चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। चुनौतियां हम लोग सभी जानते हैं। खास चुनौती तो जो बाहरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, भारत पर बहुत उन्होंने ऊंचा टैरिफ लगा रखा है, उससे अमेरिका का बाज़ार भारतीय उत्पादों से छिना है, और उसका जो असर है देश के भीतर, वो असर काफ़ी दूर तक जो हमारा कपड़ा उद्योग है, जेवरात उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, ऐसे तमाम तरह के जिसमें ज़्यादातर श्रम का इस्तेमाल होता है, जिससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई होती है, उनके ऊपर बहुत ही ख़राब असर पड़ा है। और इसी बीच जो उथल पुथल देश के बाहर भी है, और अंदर जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसकी वजह से बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल कर ले गए हैं। एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो ऑल टाइम लो एक तरह से की स्थिति में पहुंचा हुआ है। ऑल टाइम का मतलब हाल के वर्षों से मतलब है, पूरे आज़ाद भारत के इतिहास से नहीं है, लेकिन जब से कम ये जो मोदी सरकार सत्ता में आई उस समय के बाद से स्थितियां हैं। और उसका असर ये हुआ है कि भारत का रुपया गिरते गिरते 92 रुपये प्रति डॉलर हो चुका है। बहुत ही उसकी जो कमजोरी है वो जग जाहिर है दुनिया की तमाम मुद्राओं की तुलना में, ज़्यादातर मुद्राओं की तुलना में। तो ऐसी परिस्थिति में जब वित्त मंत्री बजट लेकर आई तो अपेक्षा थी कि वो इस बारे में कोई ठोस कदम उठाएंगी। आर्थिक सर्वे 2 दिन पहले पेश हुआ था, 29 जनवरी को। उसमें भी इन सारी चुनौतियों का जिक्र था, रुपये के गिरने की चुनौती का जिक्र था, और उसमें कहा गया था कि जो एक स्वदेशी अर्थव्यवस्था बहुत ज़रूरी हो गई है। देश के भीतर एक अर्थव्यवस्था की ऐसी एक ज़मीन तैयार होनी चाहिए जिससे कि हम लोग अपना उत्पादन, उपभोग, डिमांड होता है, मांग, इन सारी चीज़ों का एक वर्चुअस साइकिल, एक ऐसा चक्र देश में चलना चाहिए जिससे कि विकास और आम लोगों की खुशहाली का रास्ता खुले। तो जब आर्थिक सर्वे में ये बात कही गई तो जाहिर है कि अपेक्षा और बढ़ गई कि शायद वित्त मंत्री कोई रास्ता ऐसा लेकर आएंगी, लेकिन आज जो उन्होंने बजट पेश किया वो बेहद निराशाजनक बजट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजहें हैं। 2-3 वजहें तो बहुत ही साफ हैं। अगर आप बजट के केवल उन जो बजट एट ग्लांस होता है, पहली नज़र में जो आप बजट देखते हैं, उसके आंकड़ों पर गौर करें। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में 53 लाख करोड़ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। वो असल सवाल है कि वो खर्च किस चीज़ में होगा और वो पैसा कहाँ से आएगा। खुद बजट में के आंकड़ों पे गौर करें तो उस रकम का 20% हिस्सा सिर्फ उन कर्जों का ब्याज चुकाने पर जाएगा जो सरकार ने पहले से ले रखे हैं। और अगर जो डेट सर्विसिंग यानी मूलधन को भी उसमें शामिल कर लें तो ये हिस्सा लगभग बजट का 1/4 हिस्सा तो इसमें चला जाएगा। इसके अलावा जो राज्यों को सरकार उनका हिस्सा देती है, जो कर उगाही में से 22% हिस्सा उसमें चला जाएगा। रक्षा का खर्च 11% उस पर चला जाएगा। सरकार के जो अपने प्रशासनिक और तमाम खर्च हैं और उनकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब के ऊपर अगर आप गौर करते चले जाएं तो सरकार की जो कुल आमदनी है और सरकार का जो कुल खर्च है उसमें 4.25% का फ़र्क रह जाएगा, यानी 4.3% का राजकीय घाटा रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जितना खर्च है और जितना उसकी आमदनी है उसमें फासला बना हुआ है। अब सब ये बातें तकनीकी हैं कि नहीं, पिछले साल जितना राजकोषीय घाटा था उससे इस बार कम रहेगा। 1%, 1.5% इधर उधर, 0.1%, 0.2% इधर उधर होने से
कोई बहुत फर्क उससे नहीं पड़ता है। असल चीज़ है कि देश की अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही है, 4% से भी ऊपर के घाटे में चल रही है। अब इस पे गौर करें कि सरकार जो खर्च करेगी वो किस चीज़ पर खर्च करेगी और वो पैसा वो लाएगी कहाँ से। जहाँ तक अगर हम लोग पैसा लाने की बात करें तो 53 लाख करोड़ रुपए सरकार को जुटाने हैं, उसमें से 17 लाख करोड़ सरकार नए कर्जे लेगी। पिछले वित्त वर्ष में, यानी अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, उसमें सरकार ने 14 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की बात कही थी। अब बताया गया है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। उसमें 11 लाख करोड़ रुपये नेट बोरोइंग है। उसका मतलब ये है कि इन 17 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ रुपए पुराने कर्ज को चुकाने पर खर्च किया जाएगा। इसमें से जो पुराना जो कर्ज है उसको चुकाने पर खर्च किया जाएगा और बाकी जो रकम है उससे जो सरकार का अपना खर्च है वो उसको पूरा करेगी। सरकार का जो खर्च है 12 लाख करोड़ रुपए उन्होंने रखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही वो चीज़ होती है जिससे आप कोई नई चीज़ बनाते हैं, नई संपत्ति बनाते हैं। बाकी सारे खर्चे तो वो हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं। लोगों को पेंशन देना है, सैलरी देनी है, सरकार चलाने का इतना बड़ा खर्च है और वो बातें जो हमने पहले जिसका जिक्र किया कि आपने जो कर्ज लिया है उसको चुकाना है, उस पर ब्याज चुकाना है, आपको रक्षा का खर्च है जो कि वो आपको करना ही है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ये सारे खर्चे हैं। जो असल में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो होता है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सरकार 12 लाख करोड़ रुपए रखी है। पिछले साल उसने 11 लाख करोड़ रखा था, हालांकि बताया गया है कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए और 5 लाख और करोड़ रुपए सरकार अनुदान देगी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए संपत्तियां खड़ी करने का। यानी 17 लाख करोड़ रुपए खर्च जो होंगे उसको आप कह सकते हैं कि वो सार्थक खर्च है, वो देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। वो डेवलपमेंट का नेचर क्या है, वो पैसा, वो डेवलपमेंट जो होगा उसका लाभ किसको मिलेगा, कि उसका रिकॉर्ड क्या है, वो अलग बातें हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें बनेंगी। और 17 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, 17 लाख का कर्ज लेगी। यानी जो नई चीज़ बनानी है उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा और बाकी जो आपका बजट है, बाकी जो आपका टैक्स कलेक्शन है, बाकी जो आप डिविडेंड लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कुछ आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। 80,000 करोड़ रुपये उन्होंने रखा है अपनी जो सरकार के जो हिस्सेदारियां हैं पब्लिक सेक्टर के उद्यमों में उनको बेचने के लिए, तो उससे 80,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो अपने घर की चीज़ बेचकर पैसा जुटाना है, तो वो सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। उसमें आप कोई भी नया डेवलपमेंट काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए 17 लाख आपको करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा जो आगे चुकाने की, जिसकी देनदारी देश के ऊपर और भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर होगी। तो ये कुल मिलाकर ये बजट का हिसाब किताब है, सीधा गणित है। अब अगर सरकार, कोई पूछ सकता है कि तो सरकार क्या करती, सरकार चाहती तो वो नए कर्ज उन लोगों पर लगाती जो सक्षम हैं, जो धनी लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं। लगातार रिपोर्ट आती है कि कैसे देश में गैर बराबरी बढ़ रही है, 1% लोगों के पास कितनी संपत्तियां जमा होती जा रही हैं, 10% लोग कितने आराम से रह रहे हैं और उनका धन बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहती तो उनके ऊपर टैक्स लगा सकती थी। सरकार चाहती तो अगर वो नए टैक्स ना भी लगाती, 2019 में उसने जो कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स में छूट दी थी, अगर वो उसको ही वापस ले लेती तो वो 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए और 1.5 से 1.25 लाख करोड़ रुपए अपने लिए और जुटा सकती थी। लेकिन सरकार धनी लोगों के बारे में ये नहीं सोच सकती है, जबकि हमारा कर ढांचा ऐसा हो गया है। सरकार की जो कुल आमदनी है उसमें कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा सिर्फ 18% रह गया है। 21% हिस्सा व्यक्तिगत इनकम टैक्स से आता है, 15% हिस्सा जीएसटी से आता है, उत्पाद टैक्स जो उन्होंने जो कस्टम और जो एक्साइज है उससे 10% आता है। यानी जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन कारोबारी हैं, आम लोग हैं, उनका टैक्स में योगदान 46% हो गया है सरकार की आमदनी में। और कॉर्पोरेट सेक्टर जिसकी आमदनी बढ़ती जा रही है, जो एक तरह मोनोपोली जिन्होंने क्रिएट कर लिया है, उनका योगदान सिर्फ 18% है। इसे रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, प्रतिगामी कर व्यवस्था कहते हैं। सरकार अगर केवल इस व्यवस्था को प्रोग्रेसिव बनाने की पहल करती
तो उसे कम नए कर्ज लेने पड़ते, वो ज़्यादा पैसा निकालती, और बाकी जो बजट है, जो मद हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे जो परिवहन, ये जो आम लोगों की ज़रूरत के जो खर्चे हैं, उस पर वो ज़्यादा बजट दे सकती थी। और जब यह दिशा नहीं है तो कोई बजट में जो कुछ भी होता है कि इस विभाग को इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, एक नई योजना घोषित कर दी, अगले साल वो योजना किसी को याद भी नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें एक सिंपल अकाउंटिंग है जिसका कोई देश के अर्थव्यवस्था में की दिशा में उसकी दिशा को बदलने में या नई दिशा देने में कोई योगदान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर नटसेल में बजट की यही कहानी है, यही सीधा गणित है। हम फिर आपको और भी ज़्यादा गंभीर विश्लेषण लेके आएंगे। अभी तो आंकड़े आए हैं, इनका और गंभीर अध्ययन करने के बाद हम फिर आपके सामने आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।